हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्याय नेक्सस। आज डिस्कस करने वाले हैं हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के बारे में कि बेलमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है और इसका रेलेवेंस क्या है। जो बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट है ये स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट थर्ड है। हमने इसके पहले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी डिस्कस किया है और अब करेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट इसके लिटरेचर के अकॉर्डिंग ये एक ऐसा सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप है जहाँ पे एक इंसान अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी का पोजेशन ट्रांसफ़र करता है किसी और पर्सन को। तो यहाँ पे बेलमेंट में जो होता है वो पोजेशन का ट्रांसफ़र होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर अपनी कार आप रिपेयर करने को दिए हैं तो आपने उसका पोजेशन किसी और को ट्रांसफ़र किया है, जो पर्पस अकम्प्लिश या काम होने के बाद आप वापस मिल जाएगी आपको। लॉन्ड्री में आप कपड़े धोने और प्रेस करने को दिए हैं, कुछ टाइम के बाद वो जब प्रेस हो जाएगा, पर्पस जिस चीज़ के लिए आप पोजेशन ट्रांसफ़र किए हैं वो अकम्प्लिश हो जाएगा, तो विद इन अ स्पेसिफाइड रिलेटेड टाइम वो आपको वापस मिल जाएगा। किसी को आप अपना हॉर्स दिए हैं फॉर द पर्सनल यूज़, उसको यूज़ करना है इसलिए आप उसको दिए हैं क्योंकि आपका फ्रेंड है वो, तो कुछ टाइम बाद जब वो हॉर्स जिस चीज़ के लिए लिया गया है वो हो जाएगा तो वापस मिल जाएगा। तो ये होता है बेलमेंट। बेलमेंट एक ऐसी सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप है जो क्रिएट करती है सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जिसको पोजेशन ट्रांसफ़र किया जा रहा है। जो बेलमेंट होती है ये हमेशा एक मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए होती है, ना कि इमूवेबल प्रॉपर्टी। जिस चीज़ को हम उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ पोजेशन, उस चीज़ के लिए बेलमेंट होती है। अब टाइप्स ऑफ बेलमेंट कितने टाइप की होती है? जो बेलमेंट जो होती है ये दो टाइप की होती है, ऑन बेसिस ऑफ कंसिडरेशन, ऑन बेसिस ऑफ बेनिफिट। ऑन बेसिस ऑफ कंसिडरेशन ये दो टाइप की आ जाएगी, ग्रेटिटियस एंड नॉन ग्रेटिटियस बेलमेंट। जब ये ग्रेटिटियस बेलमेंट आती है वहाँ पे क्या होता है, लास्ट टाइम डिस्कस किया था, जो ग्रेटिटियस बेलमेंट होती है वहाँ पे कंसिडरेशन नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने फ्रेंड को अपनी बुक पढ़ने को दिए हैं तो यहाँ क्या हो गया, ग्रेटिटियस कंसिडरेशन है, ग्रेटिटियस बेलमेंट आ जाएगी। नॉन ग्रेटिटियस क्या होता है, जहाँ पे कंसिडरेशन रहती है। तो आप अपनी वॉच रिपेयर करने को किसी वॉचमैन को अपनी वॉच रिपेयर करने को एक वॉच हाउस में दिए हैं, तो वहाँ पे वो क्या हो गई, नॉन ग्रेटिटियस एक्ट, नॉन ग्रेटिटियस बेलमेंट। वॉच रिपेयर होने के बाद आपको वॉच वापस मिल जाएगी और आपको इन कंसिडरेशन उसको पैसा देना पड़ेगा। दिस इज़ नॉन ग्रेटिटियस बेलमेंट। अब ऑन बेसिस ऑफ बेनिफिट क्या होता है? ऑन बेसिस ऑफ बेनिफिट में ये आ जाएगा कि EX डॉट मतलब एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेली, एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेलर एंड म्यूचुअल बेनिफिट। ऑन बेसिस ऑफ बेनिफिट में ऐसे, फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अपनी कार B को दी है, A ने अपनी कार B को दी है और ये बोला है जाओ मेरे बच्चे को स्कूल ड्रॉप कराओ। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेलर हो गया कि वो अपनी कार दिया है फॉर हिज ओन यूज़ के लिए, अपने बेनिफिट के लिए। फिर एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेली कैसे, एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेली ऐसे कि A ने अपनी कार B को दी है क्योंकि B ने मांगी है कि उसको अपने बच्चों को छोड़ना है, तो ये हो गया केवल एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेली। म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ दोनों बेलर एंड बेली का कब रहेगा, ये तब रहेगा जब A और B ने आपस में बात करके ये डिसाइड किया कि बेलर ने बोला ठीक है मैं भी अपने बच्चों को छोड़ने नहीं जा पाऊँगा, B तो मेरे बच्चों को स्कूल छोड़ आना, और B बोला कि ठीक है पर मुझे भी अपने बच्चों को स्कूल छोड़ना है, तो मैं ऐसा करूँगा मैं आपके बच्चों को छोड़ के अपने बच्चों को भी छोड़ दूँगा वहीं से। तो हो गया म्यूचुअल बेनिफिट जहाँ पे बेलर और बेली का दोनों का बेनिफिट हुआ। ये हो गया टाइप्स ऑफ बेलमेंट, ऑन बेसिस ऑफ कंसिडरेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट। अब देखेंगे कि ये जो बेलमेंट है, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है वो डिफरेंट कैसे है अदर कॉन्ट्रैक्ट से। क्यों बेलमेंट डिफरेंट है एजेंसी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी से या सेल डीड से, कैसे ये डिफरेंट है? तो एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ है यूसीओ बैंक वर्सेस हेमचंद सरकार, 1990 का केस है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक रिमार्केबल जजमेंट दिया था और बताया था कि कैसे ये डिफरेंट है। सबसे पहली बात, एजेंसी और बेलमेंट। जो बेलमेंट में होता है, एक बेलर होता है और बेली होता है। बेलर कौन होता है, जो अपना सामान फॉर अ सर्टेन टाइम किसी और को देता है, और जो बेली होता है या तो उसका सामान यूज़ करता है और उसको वापस करता है, या फिर बेलर की बेनिफिट के लिए उसको लेता है और जब वो पर्पस एकम्प्लिश हो जाता है वो उसको वापस दे देता है।
तो ये जो हमने पर्पस और सबकी बात की गई है ये एसेंशियल्स ऑफ बेलमेंट में आता है, जो सेक्शन 148 में डिफाइंड है, उसको डिस्कस करेंगे अभी। हाँ, तो ये डिफरेंट कैसे है जो एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट होता है और जो बेलमेंट होता है। बेली जो होता है इन बेलमेंट वो किसी बेलर को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ना कि उसके बिहाफ में कुछ पावर एक्सरसाइज करता है ऑन बिहाफ ऑफ बेलर। तो बेलर के पास ना ये राइट है कि वो ऑन बिहाफ ऑफ बेली के पास ना ये राइट है कि वो ऑन बिहाफ ऑफ बेलर की पावर एक्सरसाइज करे और ना ही उसके बिहाफ में कोई कॉन्ट्रैक्ट पे सिग्नेचर करे। अब बेलमेंट और सेल डीड कैसे डिफरेंट है। बेलमेंट और सेल डीड ऐसे डिफरेंट है, जो सेल डीड होती है वहाँ पे पोजेशन तो ट्रांसफ़र होता ही है, साथ में ओनरशिप भी ट्रांसफ़र होती है। ओनरशिप इज़ ऑल्सो ट्रांसफ़र इन सेल, और जो पर्सन उसको ख़रीदता है उसके पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं होते हैं रिटर्न करने के। पर बेलमेंट में क्या होता है, केवल आपकी पोजेशन ट्रांसफ़र होती है, ओनरशिप नहीं। ओनर ए रहता है, एक इंसान रहता है जो पोजेशन ट्रांसफ़र करता है, और ओनरशिप नहीं। और ना ही और चूँकि यहाँ पे सेल की बात की जा रही है, तो सेल में कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता है जो पर्सन ख़रीदा है कि वो रिटर्न करेगा। पर बेलमेंट में क्या होता है कि जो पर्सन पोजेशन में ले लिया उस सामान को, आफ्टर द यूज़, आफ्टर द पर्पस इज़ अकम्प्लिश्ड, वो उसको वापस कर देता है। अब देखते हैं सेक्शन 148 क्या बोलता है, और इस सेक्शन में बहुत कुछ ऐसा छुपा है जो कि पूरे बेलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट को डिफ़ाइन कर देता है। बेलमेंट की राइट्स, बेली की राइट्स और बेलमेंट क्या है, सब कुछ। तो चलिए देखें। अब बेलमेंट इज़ डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट दे शैल, व्हेन द पर्पस ऑफ contract is accomplished or the purpose is accomplished, the thing be returned or otherwise disposed of accordingly to the directions of the person delivering। तो ये जो बेलमेंट है वो क्या है, डिलीवरी ऑफ गुड्स है। पहला एसेंशियल बेलमेंट में क्या है, डिलीवरी ऑफ गुड्स है। तो सबसे पहला एसेंशियल है डिलीवरी ऑफ गुड्स। एक पर्सन दूसरे पर्सन को क्या करेगा, डिलीवरी ऑफ गुड करेगा। फॉर सम पर्पस, किसी पर्पस के लिए, ऐसे ही डिलीवरी नहीं कर देगा। अगर डिलीवरी ऑफ गुड्स नहीं हुआ है तो वो बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। फॉर सम पर्पस, किसी पर्पस के बेसिस पर डिलीवरी करेगा। लॉन्ड्री के लिए कपड़ा दिया तो वो लॉन्ड्री के लिए क्यों दिया, कि वो धो के कपड़ा वापस करेगा। कार रिपेयर को करने को दी जब, तो फॉर पर्पस क्या है, कार रिपेयर होके वापस मिलेगी। बुक पढ़ने को दी कि बुक पढ़ के वो वापस देगा। अभी तो कंसिडरेशन का आ गया। ऑन बेसिस ऑफ बेनिफिट में फॉर सम पर्पस क्या होगा कि एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेली ही के ही बेनिफिट के लिए सामान दिया गया है। बेली को किसी हॉर्स राइडर कंपटीशन पे कॉम्पीट करना है, तो ए ने अपना हॉर्स दिया फॉर एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेली। ए और बी म्यूचुअली साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं या बेट लगा रहे हैं हॉर्स राइडिंग कंपटीशन में, तो ये क्या हो गया, म्यूचुअल बेनिफिट हो गया। तो डिलीवरी ऑफ गुड्स होना चाहिए बाय वन पर्सन टू अनदर। बाय वन पर्सन इज़ द बेलर टू बेली फॉर सम पर्पस, किसी पर्पस के लिए। पर्पस इज़ वेरी ज़रूरी यहाँ। फिर अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट, जो बेलमेंट होता है इंडिया में, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होना बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश लॉ में अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है तो वहाँ पे कोई बात नहीं है, पर क्योंकि इंडियन लॉ में ये बात की गई है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, इंग्लिश लॉ में रिकॉग्नाइज नहीं किया है बेलमेंट विदाउट कॉन्ट्रैक्ट, पर इंडियन लॉ में खोला है कि बेलमेंट मस्ट बी विद इन कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट होना ज़रूरी है, एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, वॉट एवर। तो डिलीवरी ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन, डिलीवरी ऑफ गुड्स वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ तक समझा, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर दे शैल व्हेन द पर्पस ऑफ एकम्प्लिश्ड, फिर जब पर्पस एकम्प्लिश हो जाएगा, जब पर्पस पूरा हो जाएगा जिस पर डिलीवरी की गई है, तो वो जो बेली है रिटर्न करेगा। ये आगे ड्यूटी ऑफ बेली, भी रिटर्न करेगा उसको, जो बेली है वो रिटर्न करेगा वो गुड्स को। किसको करेगा, बेलर को करेगा। और अदरवाइज डिस्पोज्ड ऑफ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द पर्पस पर्सन डिलीवरिंग इट। या फिर ड्यूटी एक तो रिटर्न करेगा, या फिर जो बेलर ने कहा है अकॉर्डिंगली उसको डिस्पोज्ड ऑफ कर देगा, किसी और को दे देगा। दिस इज़ व्हाट इज़ बेलमेंट ऑल अबाउट अकॉर्डिंग सेक्शन 148।
तो पर्सन जो डिलीवर कर रहा है इज कॉल्ड बेलर एंड द पर्सन हु हैज़ रिसीव्ड द गुड्स इज कॉल्ड बेली। फिर अब आते हैं सेक्शन 149 में, जो कि बताता है डिलीवरी टू बेली हाउ मेड, डिलीवरी कैसे की जाती है। तो किसी सेक्शन को पढ़े तो इसका मीन बताता है डिलीवरी ऑफ पोजेशन, जो पोजेशन की डिलीवरी, एक इंसान दूसरे इंसान को जो डिलीवरी भेज रहा है, पोजेशन जो ट्रांसफ़र कर रहा है वो कैसे कर रहा है। तो ये बोलता है डिलीवरी टू द बेली मे बी मेड बाय डूइंग एनीथिंग विच हैज़ अफेक्ट ऑफ पुटिंग द गुड्स इन द पोजेशन ऑफ द इंटेंडेड बेली। मतलब डिलीवरी जो होनी चाहिए वो ऐसे होनी चाहिए कि वो जो गुड्स है उस वो बेली के पोजेशन में जाए या बेली के पास जाए, उस इफेक्ट बेली के पास जाए, और किसी भी पर्सन को जो उसको ऑन बिहाफ ऑफ बेली, बेली के बिहाफ में वो उस सामान को रख रहा है। दिस इज़ व्हाट सेक्शन 148 सेज। सेक्शन 149 बताता है डिलीवरी ऑफ पोजेशन इज़ ऑफ टू टाइप्स, एक्चुअल पोजेशन और कंस्ट्रक्टिव पोजेशन होता है। एक्चुअल पोजेशन मतलब फिजिकल पोजेशन ऑफ गुड्स, मतलब एक सामान को मैंने वॉच उठाया, सपोजिटली मैंने डॉग उठाया और मैं अपना डॉग बी को दे रही हूँ क्योंकि मैं कुछ टाइम के लिए बाहर जा रही हूँ, तो ये हो गया फिजिकल पोजेशन ऑफ गुड्स, मैं फिजिकली ट्रांसफ़र कर रही हूँ। फिर होता है कंस्ट्रक्टिव पोजेशन, जहाँ पे फिजिकल जो टच होता है वो नहीं रहता है, देयर इज़ नो फिजिकल समथिंग लाइक दैट एंड डन टू इफेक्ट दैट पोजेशन, मतलब कि उसको ऐसे ट्रांसफ़र किया जाता है कि उसको उठा के नहीं बल्कि ऐसे वे में ट्रांसफ़र किया जाए पोजेशन कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाए, ये इफेक्ट शो हो कि वो पोजेशन एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है विदाउट फिजिकल टचिंग दैट गुड्स। एग्जाम्पल लेते हैं, एक रेलवे रिसिप्ट हमने लिया कि हमें कुछ जो माल गाड़ी होती है उससे अमाउंट डिलीवर करना है, अपना गुड्स डिलीवर करना है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक्चुअल उठा के नहीं दिए, यहाँ पे क्या हुआ, कंस्ट्रक्टिव पोजेशन का ट्रांसफ़र हुआ। फिर अब आते हैं ड्यूटी ऑफ बेलर। अब बेलर की ड्यूटी क्या क्या है, अब सेक्शन 150 बताएगा बेलर की ड्यूटी। तो बेलर इज़ बाउंड टू डिस्क्लोज फॉल्ट इन गुड्स बेल्ड, जो बेलर मतलब जो दे रहा है वो बताएगा कि इस गुड्स में मैं अपना डॉग किसी को दे रही हूँ तो उसमें क्या खामियां हैं, ऑफ विच जिसकी वजह से जो बेली है उसको नुकसान हो सकता है, उसको प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर बेलर ने ये नहीं बताया कि उसके गुड्स में सामान में कोई फॉल्ट है, डिफ़ॉल्ट है, तो जो भी लॉस बेली को होगा या जो भी रिस्क टू लाइफ एवरीथिंग जो भी होगा उसके लिए सोली रिस्पॉन्सिबल होगा बेलर। अब इसमें भी ड्यूटी ऑफ बेलर इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ड्यूटी ऑफ ग्रेटिट्यूस बेलर एंड बेलर फॉर रिवार्ड। तो जो ड्यूटी जो होती है ऑफ ग्रेटिट्यूस बेलर, इसकी ये कम होती है अकॉर्डिंग टू दी बेलर फॉर रिवार्ड। ऑल दो जो ड्यूटीज़ दोनों में उनको निभानी पड़ती है, पर इसमें ड्यूटी ऑफ ग्रेटिट्यूस बेलर कम होती है। ग्रेटिट्यूस बेलर मतलब जहाँ पे कंसिडरेशन है ही नहीं, पर बेलर फॉर रिवॉर्ड में उसकी जो लायबिलिटी होती है वो ज़्यादा हो जाती है। इस सेक्शन के नीचे पार्ट में सेकेंड पार्ट में लिखा है इफ़ द गुड्स आर बेल्ड फॉर हायर, मतलब रिवॉर्ड वाले के लिए जो बेलर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर डैमेज वेदर ही वॉज अवेयर ऑफ द थिंग कि वो सामान डिलीवर कर रहा है वो नुकसानदायक है या फिर नहीं है, उसको अवेयरनेस हो या ना हो, पर वो सोली होली रिलायबल होता है। बेलर का एग्जाम्पल अगर लें तो ए ने अपना हॉर्स लैंड किया जिसको पता है कि वो विशियस है, विशियस मतलब बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है टू बी, पर उसने ये फैक्ट बी को डिस्क्लोज़ नहीं किया कि मेरा हॉर्स बहुत विशियस है, बहुत एग्रेसिव है। तो इसमें क्या होता है, अगर वो बी हॉर्स के ऊपर चढ़ता है और हॉर्स उसको धक्का मार के इधर उधर फेंक देता है, तो यहाँ पे ए जो होगा रिस्पॉन्सिबल होगा बी के लिए जो भी उसने लॉस सफ़र किया है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये तो हो गया ड्यूटी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल दूसरी, ए हायर करता है एक कैरेज ऑफ बी और जो कैरेज अनसेफ है, हायर मतलब उसको देता है। सपोजिटली कार का एग्जांपल ले लेते हैं, ए ने अपनी कार बी को दी कि ठीक है भाई तुम्हें कानपुर जाना है, तुम इलाहाबाद से तुम्हें कानपुर जाना है तो तुम मेरी कार से लेके चले जाओ। अब क्या हुआ था, उस कार में पेट्रोल कम था, उस कार का ब्रेक जो था ब्रेक वो ढीला था या ब्रेक में फॉल्ट थी।
तो अब यहाँ पे अब बी उसको लेके जाता है और एक ने हायर किया है, उसका वो पैसा लेगा क्योंकि उसने हायर किया है बी को जाने के लिए, तो ए उसका पैसा लेगा जो कि आएगा ऑन द बेनिफिट। जो ये कंसिडरेशन है वो क्या हो गया, नॉन ग्रेटिटियस हुआ, ठीक है, बेलर फॉर रिवॉर्ड। अब उसके बिहाफ पे वो पैसा लेगा ही, तो उसको हायर किया है, बी उसको लेके जाएगा इलाहाबाद से कानपुर। अब यहाँ पे बीच में क्या हुआ, आधे रास्ते जाके बी का एक्सीडेंट हो जाता है क्योंकि कार में फॉल्ट थी। तो इस चीज़ के लिए क्या होगा, जो ए होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा क्योंकि इंजरी हुई है बी को। तो ये हो गया ड्यूटी ऑफ बेलर फॉर रिवॉर्ड, ठीक है। The thing is, if the goods are bailed for hire, the bailor responsible such damage whether he was aware, मतलब अवेयर हो या ना हो उससे मतलब नहीं है, पर क्योंकि तुमने दिया था, तुम्हारा सामान है, तो यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल कि तुम उसे टाइम टू टाइम चेक करो। अब आते हैं सेकेंड थिंग पे, ड्यूटी ऑफ बेली। अब बेली जिसके पास गुड गया है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है गुड्स को लेके। सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी है केयर टू बी टेकन बाय बेली। यहाँ पे जो केयर होगी वो बेली को अच्छे से उसकी रखनी पड़ेगी, भले ही वो ग्रेटिटियसली गया है या नॉन ग्रेटिटियसली सामान है, पर क्योंकि उसको डिलीवरी ऑफ पोजेशन किया है तो बेली को एज अ प्रूडेंट मैन रीजनेबल वे में यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड ऑफ केयर उसको परफॉर्म करनी पड़ेगी। सेक्शन 152 यही कहता है बेली, सेक्शन 151 कहता है केयर टू बी टेकन, और केयर ऐसा रखना पड़ेगा जो ऑर्डिनरी प्रूडेंट मैन उस सर्कमस्टांसिस में केयर रखे, जैसे कि वो अपने गुड्स का रखता है, अपनी क्वालिटी का रखता है, उसकी वैल्यू पेरिश नहीं होती है, ऐसे ही। सेक्शन 152 में कहता है बेली नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंग लॉस विच इज़ बेल्ड। जो बेली है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है अगर कुछ भी अगर उसने जो प्रूडेंट मैन जो उस टाइम पे जैसे वो सामान की खैरियत रखता है, अगर वो वैसे ही इसका ख्याल रखता है, तो जो बेली होगा वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ए ने बी को कुछ फूड ग्रेन्स अपने बी के गोडाउन में रखने को दिए और अनप्रेसिडेंट वे में, मतलब अनप्रेसिडेंटली कभी वहाँ पे बारिश हुई नहीं है और वहाँ पे फ्लड आ गया, तो यहाँ पे जो होगा बी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा क्योंकि इसके पहले ये प्रजम्पशन ही नहीं था कि बारिश हो जाएगी, पर यहाँ पे क्या हुई, बारिश हो गई जो कि अनप्रेसिडेंटेड था और प्रेडिक्टेबल भी नहीं था। फिर ड्यूटी नॉट मेक अनऑथोराइज यूज़, किसी भी सामान का अनऑथोराइज यूज़ नहीं करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए ने अपनी कार बी को दी कि कार रिपेयर करने के लिए गैराज में। अब बी रिपेयर होने के बाद उसको पर्सनल यूज़ के लिए दे देता है किसी को फॉर डिलीवरी ऑफ सम स्टफ्स। अब बी उसको दे देता है, तो अगर भले ही एक को नहीं पता है, पर एक अगर पता चलता है या फिर उससे कुछ एक को नुकसान पहुंचता है, उस कार को नुकसान पहुंचता है, तो कौन लायबल होगा, बी लायबल होगा। तो ड्यूटी है कि वो उसका कोई भी अनऑथराइज यूज़ ना करे। फिर अब आते हैं ड्यूटी टू रिटर्न। तो बेली की यहाँ ड्यूटी की वो सामान को तत्काल प्रभाव से जैसे ही टाइम ख़त्म होता है, एकम्प्लिश हो जाता है पर्पस, उसको तुरंत ही रिटर्न करें। तो रिटर्न ऑफ गुड्स बेल्ड ऑन एक्सपायरेशन ऑफ टाइम एकम्प्लिश्ड ऑफ पर्पस, जैसे ही एकम्प्लिश हो जाए पर्पस तुरंत उसको वापस करें। फिर ड्यूटी नॉट टू मिक्स। ड्यूटी नॉट टू मिक्स का मतलब कि अपने सामान के साथ बेली उसको मिक्स ना करे। इसमें आपके 3 क्लॉजेज आएंगे, सेक्शन 155, 156 और 157। 155 में क्या होता है कि इफेक्ट ऑफ मिक्सचर, अगर आप बेलर के सामान को अपने सामान के साथ मिक्स कर रहा है विद बेलर कंसेंट, अगर बेलर कंसेंट से कर रहा है ऑफिस गुड्स जो कि बेली अपने सामान के साथ कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है, तो अगर मिक्स कर रहा है तो रिस्पेक्टिव शेयर्स में उसको डिवाइड कर देगा आफ्टर मिक्सचर के बाद। फिर इफेक्ट ऑफ मिक्सचर होता है जब कंसेंट नहीं होता है बेलर का उस गुड्स को लेके। फिर कैसे सेपरेट होगा दोनों सामान, जब कंसेंट नहीं है बेलर का उसके बाद भी उसको मिक्स कर रहा है, तो क्या होगा, अगर वो सेपरेट होने के लायक है तो बेली उसको सेपरेट करेगा, और उसको सेपरेट करने के लिए जो भी लॉस उसको या जो भी एक्सपेंसेस उसको इनकर करना पड़ेगा उससे बेलर का लेना देना नहीं रहेगा, वो सोली रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी बेली की। फिर तीसरा क्लॉज है इफेक्ट ऑफ मिक्सचर विदाउट बेलर्स कंसेंट व्हेन द गुड कैन नॉट बी सेपरेटेड। अब इफेक्ट ऑफ मिक्सचर, अब जब बेलर का कंसेंट नहीं है, ऊपर भी नहीं था, पर यहाँ पे है कि अगर वो गुड सेपरेट नहीं हो पाता है तब क्या होगा। तो अगर वो गुड सेपरेट नहीं हो पाता है तो यहाँ पे सोली रिस्पॉन्सिबल बेली होगा और बेलर को कंपेंसेट करेगा फॉर द लॉस ऑफ गुड्स जो कि मिक्सचर के बाद हुआ है। अब आते हैं
ये जो फिफ्थ पॉइंट इज़ ड्यूटी नॉट टू सेट अप जस्टर्टे. जस्टर्टे इज़ द थर्ड पार्टी. जस्टर्टे का मतलब होता है कि कोई भी गुड्स बिलोंग टू थर्ड पार्टी. बेलर और बेली और थर्ड पार्टी हैं. बेलर को ने अपनी वॉच बेली को दी है, तो अब बेली फॉर रिकवरी फॉर रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द वॉच, अब बेली रिकवर करके रिस्ट्रक्ट करके जो गड़बड़ हो गया था उसको बेलर को देना चाहिए. पर बेली को किसी स्टफ से पता चलता, किसी अदर पर्सन से पता चलता कि वो वॉच जो है वो थर्ड पर्सन की बिलोंग करती है. तो जो बेली की यहाँ राइट क्या और ड्यूटी क्या बनती है कि वो वॉच वो बेलर को ही दे, जिससे उसको वो वॉच मिली है वो उसको ही ट्रांसफ़र करे, ना कि किसी और को, और वो उसी को ट्रांसफ़र करेगी. पर अगर किसी और थर्ड पर्सन को ट्रांसफ़र कर देती है तो वो डिफेंस ऑफ जस्टर्टे नहीं ले सकती है. जस्टर्टे इज़ दी बेली ये ना बोले बाद में जाके कि ये उसकी वॉच थी और मुझे पता था इसलिए मैंने उसको ट्रांसफ़र किया है, तो ये नहीं वो बोलेगी. एंड द बेली में सेफली रिटर्न द वॉच टू द बेलर एंड ही विल नॉट बी लायबल टू द ओनर फॉर कन्वर्जन. और किसी भी तरीके से जो कि ओनर होगा, थर्ड पार्टी ही भले उसका ओनर है, उसके लिए वो बेल लायबल नहीं होगी. तो दिस इज़ व्हाट ड्यूटी नॉट टू सेट अप. हियर वी कंप्लीटेड द बेलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. in next video we will discuss agency, and then we will complete, and then we'll go to specificity effect. Thank you so much. Hit the like button, subscribe to our channel, and please press the bell icon so when the video came up you got notification. Thank you so much.